हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक नए रूप में, नए चैनल में। आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस नए चैनल के नए कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत लोग हमारे नए चैनल पे ये क्वेरी कर रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे पर्सनली भी बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स का सेशन क्यों नहीं आ रहा है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब से करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के सेशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, जिस पे आप पहले जैसे ही चीज़ों से अपडेटेड रहने की अपनी जो तैयारी है उसको जारी रख पाएंगे। तो बात करते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि आपको इस पीडीएफ का जो लिंक है डाउनलोड करने के लिए, जो पूरे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में जाकर के भी इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बीते कई महीनों के जो करंट अफेयर्स मैगजीन है उसको भी आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.arohon civilserviceinstitute.com, दैट इज AROHON, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग को। इसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए आप लोग 7002216693 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप आरोहन सिविल इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं न्यूज में। न्यूज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आर्टिकल्स के लिस्ट के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेशन में साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में, और इसी के साथ साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी GS1 के पर्सपेक्टिव में। बात करेंगे कोविन के डेटा लीक और जो सर्ट इन, एक जो संस्था है भारत की सरकार की, उसके बारे में। इसी के साथ साथ जो फाइनेंस कमीशन, जो 16th फाइनेंस कमीशन अभी बनने जा रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं, जो कि आपकी पॉलिसी पर्सपेक्टिव यानी कि GS2 गवर्नेंस और GS3 इकोनॉमी पर्सपेक्टिव यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट होगा। ICDS स्कीम जो कि हमारी आंगनवाड़ी स्कीम है, इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे GS1 यानी कि सोसाइटी पर्सपेक्टिव से, चाइल्ड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से। इसी के साथ साथ हम लोग GS2 यानी कि सोशल इंक्लूजन में भी इसको लाएंगे। इसके रिलेशन में हम लोग बातें करेंगे GS3 में वापस रिटेल इन्फ्लेशन की, जो कि 4.5% के आसपास देखी जा रही है, जो कि ईज हुई है, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन में कमी देखी गई है। इसी के साथ साथ बात करेंगे क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके बेसिस पे हमारे देश के इन्फ्लेशन को नापा जाता है। बात करेंगे हिंदू आर्टिकल में आए हुए डिस्कशन विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की बातें करता है। इस एक्ट के बारे में, इस लेजिस्लेशन के बारे में, जो कि निर्भया कानून के बाद निर्भया कांड के बाद हम लोगों ने देखा था। बात करेंगे एक अजीब से चीज की, बात करेंगे एक सलमान खान की। ये सलमान खान हमारे सल्लू भाई वाले सलमान खान नहीं है। बात करेंगे खान एकेडमी की, उन्हीं की ये एकेडमी है। ये खान एकेडमी वो वाले खान सर की खान एकेडमी नहीं है। इसीलिए मैं बात करूंगा कि कैसे इंटरनेट एजुकेशन एक रेवोल्यूशन है। इसी को हम लोग रिलेट करेंगे GS3 यानी कि साइंस एंड टेक इन एजुकेशन, जो स्वयं प्रभु जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे पोषण अभियान के बारे में भी। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पोषण अभियान ये एक पूरे देश में जो हमारे माइग्रेटेड वर्कर्स हैं उनको, उनके बच्चों को कैसे हम लोग जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। बात करेंगे आसाम के नए CEO यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। इसी के साथ बात करेंगे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का काम क्या होता है, उसके पावर्स, उसके पोजीशंस, उसको कौन अपॉइंट करता है। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में भी, जो कि अभी आसाम में बचपन बचाओ आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग इवेंट्स रखे गए हैं। सो आज का जो है वो बहुत रिच होने जा रहा है। आज का डिस्कशन को मिस ना करें, थोड़ा लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा चाय पानी लेकर के आप लोग बैठे। बात करते हैं साइक्लोन बिपरजॉय की। क्या है साइक्लोन बिपरजॉय, क्यों इतने इसके बारे में क्यों इतने बातें हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, अब तक
खबर मिले अनुसार लगभग 1 लाख लोग होमलेस हो चुके हैं। होमलेस लोगों को उनके साफ उनके उनके उनको साथ लेकर के जो गवर्नमेंट है वो सेफ जगहों पे लेके जा रही है। और गुजरात कोस्ट से ये लगभग 700 किलोमीटर दूर है। ठीक, तो इसका जो पोजीशन है वो लगभग अभी उस समय मैंने जब ये फोटो डाउनलोड किया था तब यहाँ पे था, ये IMD का फोटो है। ये लगभग अभी बहुत आगे बढ़ चुका है और इसका डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी बहुत हाई है। इसके पहले आप लोग हमारे जो दूसरे सेशन है उसको आप लोग आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट करंट अफेयर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें जो मैंने इसके पहले वाले सेशन में बिपोरजॉय के बारे में बात किया था, वहां मैंने जो GS1 पर्सपेक्टिव में बात किया था कि जो अरेबियन सी है वहां कैसे साइक्लोन्स अभी डेवलप हो रहा है। पहले वहां साइक्लोन्स डेवलप नहीं होते थे, उसका कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बारे में मैंने पहले भी बात कर चुका है लेकिन आगे भी बात करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये नाम जो है इसको दिया है बांग्लादेश ने, इसका मतलब है कैलामिटी और डिजास्टर। इस नाम को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिया है। बहुत पहले से जो नाम का लिस्ट है, इससे पहले अम्फान आया था, फिर तुक्ते आया था, तौते जिसको बोला जाता है। सो दीज आर ऑल पहले से ही डिसाइडेड नाम है और सबको बारी बारी मौका मिलता है नाम रखने का। ठीक है, बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अगर आप इस मैप को देखें तो आपको पता चल जाएगा। सपोज दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर है। तो जो है ये इक्वेटर के दोनों साइड में हम लोगों को क्या दिखता है, दिस इज माई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज माई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये इस वाले इलाके में जो ट्रॉपिकल इलाका है यहां पर साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। कैसे साइक्लोन्स? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने इसको ऐसा डाला एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो हवाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें जो हवाएं हैं वो क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, ये साइक्लोन है। इसी के साथ साथ एंटी साइक्लोन अगर देखेंगे तो वहां ये सेम चीज उल्टा होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। सो इस इलाके में जो भी साइक्लोन आता है उसको हम लोग बोलते हैं दे आर ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल अगर है कोई, उसका दूसरा भाई भी होगा। और द दूसरा भाई इज द टेम्परेट साइक्लोन, जो पोलर रीजन्स पे ज्यादातर आते हैं। ठीक, उनका नेचर बहुत अलग होता है और साइक्लोन का नेचर बहुत अलग होता है। बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या। लोकेशन के वेरिएशन पे और स्ट्रेंथ के वेरिएशन पे हम लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जो इंडियन ओशन वाला इलाका है वहां जो ऐसे साइक्लोन्स आते हैं उनको साइक्लोन कहा जाता है। ठीक, लेकिन यही सेम ट्रॉपिकल साइक्लोन जब अटलांटिक में आता है, अटलांटिक मतलब ये वाला इलाका अपना, वहां से जो यूएस के तरफ बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दे आर एक्चुअली हरिकेन्स। यही चीज जापान के साइड में आ जाता है, साउथ चाइना सी के आसपास आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं दे आर टाइफून्स। कहां पर? साउथ चाइना सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक में। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यही चीज को हम लोग बोलते हैं दे आर विली विलीज। ठीक है, इसके फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि बहुत लार्ज सी सरफेस चाहिए और टेम्परेचर जो है इट मस्ट बी हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। कोरियोलिस फोर्स चाहिए। कोरियोलिस फोर्स मतलब जो पृथ्वी के घूमने के कारण जो हवाओं का बहाव है। कि अगले किसी एक सेशन में हम लोग इस चीज को भी रिलेट करके अच्छे से डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी साइक्लोन विपोर्ट जो है बहुत दिन चलने वाला है। ठीक है, सो वेरिएशन होना चाहिए। वर्टिकल विंड स्पीड, वर्टिकल विंड स्पीड मतलब जो हवाएं मिट्टी से ऊपर की तरफ जाती है उस विंड स्पीड में वेरिएशंस, अगर स्मॉल स्मॉल वेरिएशन हो तो वो साइक्लोन को जन्म देता है। और एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए, पहले से एक लो प्रेशर यानी कि हाई टेम्परेचर वाला इलाका चाहिए। क्यों? कौन सा? जब सी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक बहुत ही लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है जिसके अराउंड जो हवाएं हैं वो घूमने लगती है। ये कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमेंगी सदर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यही चीज घूमेंगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज विंड का फॉर्मेशन होता है उसी से हम लोगों को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलता है। अब साइक्लोन्स के नाम को कैसे रखा जाता है? अगर आप लोग ध्यान दें, देयर आर सम रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, जिसमें से हमारा IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी एक अहम है उसमें से। तो कितने RSMCs हैं? देयर आर रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, जो कि 6 है। उनमें से
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी एक है, और 5 TCWCs है, दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। ठीक है, तो अलग अलग RSMC जो है, एक RSMC न्यू दिल्ली में है, दूसरा टोक्यो, होनोलुलु, मायामी, नादी वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड के आसपास है, दूसरा रियूनियन आइलैंड्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 RSMCs आर देयर। तो इसको आप लोग ध्यान दें। तो ये जो रीजन है, इस इन्हीं सब रीजन्स में ये लोग इंचार्ज होते हैं, अलग अलग जोन्स के ये लोग इंचार्ज होते हैं। ठीक है, सो दी IMD जो है उसको साइक्लोन्स को नाम रखने के लिए एडवाइजरीज इशू करता है, और 13 कंट्रीज जो है इस रीजन में, अगर आप लोग देखें तो UAE ने कुछ ही देर पहले, ये जो मैं सेशन कर रहा हूं उससे कुछ ही देर पहले UAE ने जो बिपोरजॉय है उसका एरियल फोटोग्राफ लॉन्च किया है। उसको आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जो UAE है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इट इज पार्ट ऑफ द न्यू दिल्ली IMD RSMC। ठीक है ना। सो क्या करता है कि ये सारे 13 कंट्रीज मिलकर के, मोस्टली एशियन कंट्रीज हैं, मोस्टली साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो कि मिलकर के नेमिंग करते हैं। तो हर बारी किसी किसी एक को नाम मिलता है। जो आम्फान है, इट वाज गिवन बाय थाईलैंड, बिपोरजॉय इज गिवन बाय बांग्लादेश। ठीक है, सो ऐसे 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 क्या होता है, देयर आर सेवरल नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, सो अगर साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको अरेबियन सी वाला भी पिछले स्लाइड्स में बता दिया है। आप लोग हमारे जब सेशंस को वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, सेशन का PDF, तो वहाँ आपको इस बारे में जो डिस्कशन मैंने किया था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला हो जाएगा। दूसरा अरेबियन सी कैसे फिर से मतलब पहले तो होता ही नहीं था, तो अरेबियन सी कैसे साइक्लोन का ब्रीडिंग जोन बनता जा रहा है, पहले जहां पर नहीं था वहां हो रहा है, ड्यू टू मेनी रीजंस, है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ देम। बात करते हैं दूसरे आर्टिकल्स की। ठीक है, चलिए, कोविन का डेटा लीक, इसको जो चीज है, ये इसको हम लोग एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैसे? जो कोविन डेटा लीक है, हम लोग इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए हम लोग देखेंगे कि इससे वल्नरेबिलिटी क्या क्या है। जो इंटरनेट डेटा सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी जो है उसके पर्सपेक्टिव में अगर बात आए तो इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। कैसे? जो बात करते हैं कोविन डेटा लीक कैसे हुआ था, कि अगर कोई फोन नंबर मारता है कोविन पे, बताया था किसी ने ये रिपोर्ट किया था न्यूज में, कि फोन नंबर डालो तो आधार नंबर मिल जाता है, आधार डालो तो फोन नंबर मिल जाता है, आधार डालो तो किसी का पासपोर्ट नंबर मिल जा रहा है। सो दिस वाज द केस। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि ये कोई विदाउट एनी बेसिस है एंड दे आर मिस्चीवियस इन नेचर, हमारा मतलब भी नहीं इसको पढ़ने का। हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इंडिया के बारे में। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये क्या है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT, जो हमारा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंडर में ये काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? इंडिया का जो साइबर स्पेस है यानी कि साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये नोडल एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे हैकिंग, फिशिंग, मॉलवेयर, ये सब को लेकर के डील करता है। ठीक है, तो जो केस आया था उस पर सबसे पहले अगर किसी चीज ने रिएक्ट किया कोविन का डेटा लीक, दैट वाज द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या आजकल जो डिजिटल सिनेरियो चारों तरफ है, तो आप लोग देखेंगे कि जो साइबर स्पेस है वो बहुत इनसिक्योर है। आपका डेटा कोई भी, जैसे आप जियो में कौन सा मूवी देख रहे हैं, ये लोग कहीं बैठ करके सबको पता चल रहा है कि आप कौन सा मूवी देख रहे हैं। अभी आप कोई एक फ्लिपकार्ट पे चीज सर्च कीजिए तो कल से आपको गूगल वही ऐड दिखाना शुरू कर देगा। सो आपके जो चॉइसेस हैं, आपके जो प्रेफरेंसेस हैं, दे आर नॉट एट ऑल इन सेफ हैंड्स। सो जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है, ये क्या करता है? इंसिडेंट प्रिवेंशन, मतलब किसी इंसिडेंट को होने से ही बचाना। अब हो जाए तो क्या करना है? रिस्पांस सर्विसेज और सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, SQMS जिसको बोला जाता है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के उसके साथ मिलकर के काम करता है। अब इसको एम्पावरमेंट भी तो होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंडर में बना दिया तो उससे कोई फायदा नहीं। इट इज एम्पावर्ड बाय द सेक्शन 70B ऑफ द IT एक्ट 2000। इसको क्या एम्पावर किया गया कि ये कलेक्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और डिसेमिनेट मतलब फैला सकता है इंफॉर्मेशन को साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के बारे में, ताकि लोग अवेयर हो सके।
ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। ये जो नोट्स है आप लोग इसको रखें और इसको काम में जरूर लगाएं। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल GS3 से रिलेटेड है। ये वाला आर्टिकल आपका GS3 साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, इनमें आप इस चीज को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं GS3 और GS2। GS2 में आप इसको पॉलिसी पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं, इंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक, इसमें। और GS3 में आप इसको फिनेंशियल, इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है इट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश द फाइनेंस कमीशन, मतलब जो 16th फाइनेंस कमीशन होगी। अब 16th फाइनेंस कमीशन का बात क्या है, आप लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मैंने लास्ट किसी एक दिन जो करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस है उसमें मैंने लॉ कमीशन के बारे में भी बात किया है कि लॉ कमीशन क्या है, क्योंकि अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो डिस्कशन चल रहा है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खास करके APSC मेंस देने वाले, तो उस पे से आप लोग अगर देखें तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको पहले लॉ कमीशन ने मना कर दिया था। अभी वही लॉ कमीशन फिर से इसको डिस्कस करने का कोशिश कर रहा है। 2018 में मना कर दिया था। सेम चीज आप लोग फाइनेंस कमीशन में भी देख सकते हैं। जो 16th फाइनेंस कमीशन है, जो गवर्नमेंट है, इसको बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ जो नए नए चीज उभर के आएंगी, क्या आएंगी, जो 15th कमीशन फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे नए कमीशन की क्या है। जो इसके चेयरमैन थे, कौन थे? NK सिंह। कौन वाले NK सिंह? रेफर कीजिए चीजों को, FRBM वाले NK सिंह, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट वाले, जो एक्ट आया था उसका जो कमिटी था, NK सिंह कमिटी, जिसने ये पूरा चीज इंप्लीमेंट करने में सहायता किया था। मतलब जो बाद में जो 2020 में जो केसेस आया कि कैसे FRBM से जो टारगेट है उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करना हमारे लिए जरूरी है। तो NK सिंह जो चीज था, इसको थोड़ा सा देंगे। NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी प्रेजेंटली काम कर रहा है उसके चेयरमैन थे, जो 2017 में नोटिफाइड किया गया था। इसके अंडर में सबसे बड़ा काम क्या हुआ था अगर आप लोग देखेंगे तो इट वाज द GST, क्योंकि जो GST है उसके आने से जो सर्टेन पावर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन है, इट वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट्स, और वो किसको दे दिया गया? यूनियन को, या यूनियन से वो चीज छीन करके दे दिया गया GST काउंसिल को। सो देयर वाज अ रीशफलिंग इन द टैक्स एप्रोप्रिएशन सिस्टम या टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। सो ये जो पूरा चीज है, इसको अगर हम लोग समझने जाए तो हम लोग को सबसे पहले समझना है व्हाट इज द फाइनेंस कमीशन। सबसे पहला चीज, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हम लोग लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनता है तो उसको क्या कहते हैं? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन रहता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर में क्या है कि प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि वो पीरियोडिकली क्या करे, कॉन्स्टिट्यूट करे क्या, एक फाइनेंस कमीशन, जो जनरली 4, 5, 6 साल तक भी रहता है। जो 2013 में बना था, उसके बाद 2017 में बना था, 13 से पहले ये 2006 में बना था, तो 6-7 साल रहता है जनरली। सो फंक्शंस क्या है उसका? ये फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को डिस्कस करता है। कौन सा फाइनेंशियल रिलेशन? कि जो टैक्सेस का कलेक्शन हो रहा है, ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इसको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्टिकल, मतलब यूनियन से स्टेट्स को। तो जो यूनियन से स्टेट्स को जाता है दैट इज 41%। ठीक, ये 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर में है। ध्यान दीजिएगा, इट वाज 42%। बता सकते हैं? कमेंट में बताइएगा क्यों 42 से 41 कर दिया गया था। कमेंट में क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूं। चलो, इट वाज ड्यू टू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर अभी यूटी बन गया, तो कश्मीर अभी स्टेट है नहीं। तो 15th फाइनेंस कमीशन में ये कहा कि अभी क्योंकि स्टेट का नंबर कम हो गया तो परसेंटेज भी कम होना चाहिए, तो 42 से ला करके इसको 41 में डाल दिया गया। तो इट वाज क्या है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एलोकेशन ऑफ टैक्सेस, रीएलोकेशन ऑफ टैक्सेस। नाउ एक होता है हॉराइजॉन्टल। कैसे? बिटवीन स्टेट्स, है ना। कैसा? मान लो यूनियन ने 100 रुपया कलेक्ट किया कहीं पर, अब इसको गवर्नमेंट देगी स्टेट्स को कितना? 41%। अब 41% गवर्नमेंट दे रही है,
तो 41% भी फिर कैसे बाकी स्टेट्स कैसे इस 41 रुपए को 28 स्टेट्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अब इसके बहुत सारे चीजें हैं कि कैसे फिनेंस कमीशन कौन से क्राइटेरियाज को लेता है। अब अगर देखें तो सबसे पहला जो डिबेट है इट इज रिगार्डिंग द पॉपुलेशन क्राइटेरिया। जो इससे पहले पॉपुलेशन था वो 1971 के पॉपुलेशन पे हिसाब किया जाता था, बट 1971 में जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेने की बात की गई थी ड्यूरिंग इंदिरा गांधी का जो रिजीम था, उसपे कुछ कुछ स्टेट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन इससे उनको लॉस क्या हुआ कि उनका पॉपुलेशन कम तो हो गया, इसी के साथ साथ जो नॉर्थ के स्टेट से फॉर एग्जांपल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स में जो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स बहुत अच्छे से हो नहीं पाए। तो इससे बात क्या हो गई कि जो पॉपुलेशन के बेसिस पे जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना परसेंटेज ऑफ टैक्सेस के बेसिस पे अभी साउथ के स्टेट्स को कम परसेंटेज, कम एलोकेशन मिलने लग गया है। मतलब मिलना लग जाएगा, अगर 2011 में भी देख ले तो भी मिलने लग जाएगा, ठीक है ना। सो इसीलिए अगर देखोगे तो बिहार को ऑलमोस्ट 2 रुपए मिलते हैं। 2 रुपए मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट मतलब बिहार अगर 1 रुपया भेजता है तो बिहार को 2 रुपया मिलता है बदले में। यही चीज केरल के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो 0.60 यानी कि कुछ 60-70 पैसे मिलते हैं उसको, यानी कि अगर 100 रुपए भेजे तो उसको 60 पैसा मिलता है उसमें से, अगर 1 रुपया भेजे तो 60 पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो जितना भेजता है उससे बहुत कम मिलता है। अब उसी पे डिपेंड करता है कि कैसे स्टेट्स अपने एक्सपेंसेस को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंस कमीशन पे दैट इज फ्रीबीज को लेकर के। फ्रीबीज को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका चल रही है। क्या है वो याचिका कि क्या इसको रद्द कर देना चाहिए, क्या इसको बैन कर देना चाहिए फ्रीबीज को, क्योंकि फ्रीबीज जो इतना फ्री देना ये एक जो फिस्कल स्टेबिलिटी है, जो गवर्नमेंट्स के फिस्कल स्टेबिलिटी है उस पर बहुत गंदा अटैक करता है। लोन वेवर्स, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब फ्रीबीज अच्छे भी हैं, जिसको जरूरत है उसको अगर मिले, अगर टारगेटेड हो तो अच्छा है, लेकिन सबके लिए अगर आप फ्री कर रहे हैं तो उसमें क्या अच्छा है ये चीज। तीसरा चीज ये हो गया पॉपुलेशन एक चीज, दूसरा चीज हो गया आपका फ्रीबीज, तीसरा चीज होता है जो सेस लगाती है। अब सेस लगाता कौन है, मान लो पेट्रोलियम पे सेस लगा दिया, एग्रीकल्चर सेस, कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेस से या सरचार्ज से कोई भी परसेंटेज, जो 41% जो दे रही है उसमें सेस नहीं आता है ना। तो जो सेस को इंक्लूड नहीं किया है उन लोगों ने, इसको लेकर के भी बहुत चर्चा हो रही है कि सेस तो फिर गवर्नमेंट लगाते जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते जाए, लेकिन उसको कोई शेयर नहीं मिलता है। तो डिस इंसेंटिवाइज किया जा रहा है स्टेट्स को। इसको मद्देनजर रखते हुए जो 16 फाइनेंस कमीशन होगा उसका जो कार्यकाल होगा वो देखने लायक होगा, और उसमें हम लोगों को काफी रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये हम आशा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ठीक है। ये जो एक आर्टिकल आया था हिंदू के एडिटोरियल में, ये आर्टिकल आया था। इसमें क्या था, इट वाज कि अच्छा, ये जो आर्टिकल था ये लिखा था विवेक देबरॉय जी ने। विवेक देबरॉय के बारे में अगर पढ़ेंगे तो विवेक देबरॉय 6th पे कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। ऐसे चीजों को थोड़ा सा रिलेट आप लोग कर लीजिएगा, बाद में कोई लिखता है तो उससे भी रिलेट कीजिएगा। सो आईसीडीएस स्कीम के बारे में अगर बात करें तो जो आईसीडीएस स्कीम है इसको अभी स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग या एनीमिया, हम लोग 2 दिन से एनीमिया के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लास्ट दिन भी मैंने करंट अफेयर सेशन में एनीमिया के बारे में बात किया था, ठीक है। सो आप लोग पुराने चैनल में जाकर के भी उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। सो एनीमिया के बारे में बात किया था। सो जो ऐसे चिल्ड्रन, छोटे बच्चे या वुमेन, यानी कि जो लोग टू बिकम मदर हैं, एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, उनको लेकर के जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स लाए जाते हैं दे आर, गवर्नमेंट इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर में डालती है। इसका टारगेट कौन होता है, टारगेट आर 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। क्या क्या मिलता है इसमें, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन मिलता है, जो कि हम लोग जिसको आंगनवाड़ी बोलते हैं, और ब्रेक्स द साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, किसके द्वारा, मिड डे मील के द्वारा। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी किसके द्वारा,
वैक्सीनेशन एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप, इन तीनों को रिलेट करके आप ICDS को जरूर रेफर करें जब भी ऐसे चीजें आए। फॉर एग्जांपल चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे आसाम के केस में अभी चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे चीजें आ रही है, जैसे जो हम लोग बचपन बचाओ आंदोलन पढ़ेंगे, या সুৰক্ষিত শৈশৱ সোণালী অসম এনেকে এটি স্কিম গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰি আছে। এতিয়া তোমালোকে পঢ়িব পাৰা, এইটো ৰেফাৰেন্স লব পাৰা। सो ICDS स्कीमर বিষয়ে অকমান কথা পাতিলে, क्या है ICDS स्कीम बात कर लें। सो इट इंक्लूड्स दी हेल्थ केयर, जो मैंने बात किया 6 साल से कम के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको लेकर के जो हेल्थ चेकअप्स हैं, या उनका डायरिया का ट्रीटमेंट है, या डीवॉर्मिंग है, उनका वेट रिकॉर्डिंग है, उनका इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, और जो सिंपल मेडिसिन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो एनीमिया के केसेस में जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लैक्टिक एसिड नहीं, फॉलिक एसिड जो होता है, सॉरी पार्डन में, इस फॉलिक एसिड के जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं एनीमिया से लड़ने के लिए। सो दीज आर दी थिंग्स व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड। इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। किस किस के लिए, डिप्थेरिया, पोलियो, पर्टुसिस, मीजल्स, टीबी एंड टिटनस का जो वैक्सीन है उनको ICDS के द्वारा मिल जा रहा है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, टिटनस दिया जा रहा है, ताकि जो नियोनेटल और मैटरनल मोर्टेलिटी है उससे बच्चों को बचाया जा सके। अलग अलग जो अलग अलग फीमेल फीटिसाइड हम लोगों ने देखा था, अब ये तो कम हो रहा है, लेकिन जब माएं डिजीजेस से आक्रांत हो रही है, जब माओं को डिजीजेस लग रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग मोर्टेलिटी में एक काफी बड़ा इफेक्ट वहां पे देख रहे हैं। सो उससे बचने के लिए माँ जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका जो मोर्टेलिटी है उसको कम करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मॉल न्यूट्रिशन को कम करना है, ठीक। उसके बाद हम लोगों को क्या कम करना है, उनका जो वैक्सीनेशन है उसको इंश्योर करना है। ऐसे चीजों के लिए जो ICDS स्कीम है या आंगनवाड़ी है, वो बहुत ही बेहतर एक स्कीम है जो कि फॉरेन एड से भी चलती है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, एक तो उसका नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलता है आंगनवाड़ी में। ये कहाँ कहाँ काम करती है, विलेजेस में, रूरल एरियाज में एंड अर्बन स्लम्स में, ठीक है। जॉयफुल बच्चों को वहां जितना, वहां किसी को सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं पहुंचाया जाता है, मतलब रखा नहीं जाता है। वहां फर्स्ट मोटिव यही होता है कि कैसे बच्चे वहां जॉयफुल एनवायरनमेंट में, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में कैसे एक ऑप्टिमल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर सके, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हम लोग एक साउंड फाउंडेशन बच्चों को दे सके, ताकि वो आगे जब प्राइमरी एजुकेशन में जाए, आफ्टर 6 ईयर्स जब वो लोग क्लास 1 से लेकर के 10 तक जाएंगे, तो वहां ये जो एजुकेशन है वो उनको हेल्प करे, बहुत लाइफ लॉन्ग लर्निंग और डेवलपमेंट में हेल्प करे, ठीक है। अब और एक चीज जो होता है, जब बच्चे स्कूल में आने लग जाते हैं तो जो सिबलिंग्स हैं, जनरली जो घर की बड़े लड़कियां होती हैं, उनका जो एक काम है, वो बच्चों को संभालने का काम है, वो बंद हो गया। तो इससे क्या होगा कि उनका भी स्कूल में आने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। सो हम लोग इससे एक बहुत बड़ा इंक्लूजन इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे आंगनवाड़ी हेल्प करता है। अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात हम लोगों ने किया, आप लोग इसको यहां से लेकर के आप लोग जो शॉर्ट नोट है ICDS के ऊपर में पूरा इसको आप लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन की। जो इन्फ्लेशन है उसको बोला जा रहा है कि इट इज 4.25%। ये हमारा जो है इन्फ्लेशन कूल डाउन कर रहा है, गिर रहा है, लेकिन चीजों को अगर देखें तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 0.51%, उसमें सेकेंड सक्सेसिव मंथ में हम लोगों को इंक्रीज देखा गया है। तो जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, जो CFPI है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, वो भी 0.7% जो बढ़ा है, 0.1% बढ़ में, जो 0.6% था अप्रैल में। सो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो तो कम होता दिखाई दे रहा है। कितना, यहाँ पर 4.70 था, 4.25 है, इतना ही कम हुआ है। 20 मंथ्स लो है, इससे पहले बहुत बढ़ रहा था। लेकिन जो फूड प्राइसेस है उसके प्राइसेस में आप लोग देखेंगे कि कोई गिरावट आपको मार्केट में नहीं दिख रहा है। तो फिर कैसे हम लोग इस चीज को करेंगे, बात करते हैं कैसे प्राइस इंडेक्सेस को हिसाब किया जाता है। जो मेरा CPI है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये देखता है कि कैसे एवरेज चेंज
जो रिटेल लेवल पे है, मतलब हम लोग कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं एज ए कस्टमर, और होलसेल प्राइस मतलब जो मैं प्रोड्यूसर्स के साइड से देखूंगा। ठीक है, पहला चीज देखें तो इसमें बेस ईयर में थोड़ा सा गड़बड़ है। ये 2012 को बेस ईयर लेता है, मतलब उसके प्राइसेस को एज ए बेस सोचता है, उसी के हिसाब से ये क्या करता है, इन्फ्लेशन को नापता है। जीडीपी डिफ्लेटर आप लोग पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर क्लियर कर लेंगे कैसे पढ़ना है। हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा जीडीपी डिफ्लेटर पर, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, ये रिलेटेड है। अगर बेस ईयर को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो तो जो जनरली प्राइसेस हैं, प्राइसेस में जो इंक्रीज है उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग सीपीआई में 2012 और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग इसको 2011-12 रखते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स इसमें होते हैं फ्यूल, पेट्रोलियम, पावर, और हम लोग इसको वीकली बेसिस पे नापते हैं, जनरली थर्सडेज को। ठीक है, और ये 14th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि ये मेरा मंथली होता है और ये मेरा वीकली हम लोग डब्ल्यूपीआई मेजर करते हैं। कौन करता है? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका काम होता है ये देखना। और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसका काम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखना। इस पूरे टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आर्टिकल आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरा जो सोर्स है ये कहां से आता है? देयर आर सम आइटम्स, उसके वेटेज के बेसिस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्शन वैल्यू पे करते हैं। सीपीआई फाइनल स्टेज पे किया जाता है, और फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब रॉ मटेरियल्स के स्टेज पे ही हम लोग डब्ल्यूपीआई को नाप लेते हैं। कंज्यूमर के साइड से हम लोग देखते हैं, होलसेलर के साइड से देखते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स अगर देखें तो देयर आर 448 आइटम्स, जो कि 460 आइटम्स अर्बन में है, और बाकी जो मेरे रूरल जो है 448 आइटम्स है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में देयर आर 697, जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स, फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। और फूड ग्रुप का इसमें जो फूड है एक्चुअल में उसका जो 39.06% का वेटेज दिया जाता है, लेकिन इसमें 24.4% ही है। ठीक है, इस आर्टिकल को आप लोग, इस टेबल को आप लोग जनरली अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग इन्फ्लेशन रिलेटेड या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिलेटेड चीजों को भी अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं रेसलर्स प्रोटेस्ट की। उससे जो बात निकल के आती है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जनरली एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये आर्टिकल मैंने डाला है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बात करें अगर आगे तो ये विशाखा गाइडलाइंस है क्या? विशाखा गाइडलाइंस जो है ये एक केस था, इट वाज विशाखा, ये लिखा हुआ है विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1997। उसमें विशाखा गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया था। वो क्या देता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से प्रिवेंट करने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। किसके लिए? एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉयज के लिए भी। जो एम्प्लॉयर्स हैं उसका एक ड्यूटी है क्या करना? आइडेंटिफाई करना। किसको? एक्ट्स। कैसे एक्ट्स? जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डील करते हैं, इसको प्रोहिबिट करना सेक्सुअल हैरेसमेंट को अपने वर्क प्लेस पे, और पीनलाइज करना। ठीक है, और प्रोसीजर भी प्रोवाइड करना कि कैसे रिजोल्यूशन और सेटलमेंट किया जाए एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को। ठीक है, इट वाज ऑल प्रोवाइडेड अंडर द विशाखा गाइडलाइंस। ठीक, अब इसी को अगर आप लोग देखें तो आप लोग इसको रेसलर्स का जो इशू है उसके साथ आप लोग रेफर कर सकते हैं। सो आप लोग एग्जाम में जो वुमेन एम्पावरमेंट, इट इज ऑलवेज अ हॉट टॉपिक, तो वुमेन एम्पावरमेंट में विशाखा गाइडलाइन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, अगर आप लोग याद हो तो 2012 निर्भया, पता नहीं अभी हमारे देश के यूथ कहाँ पे है, अभी कोई भी कांड होता है तो मोबाइल पे हैशटैग लगा करके ही खत्म हो जाता है। उस समय हम लोगों ने देखा था कि कैसे देश के युवा जंतर मंतर हो, इंडिया गेट हो, राजपथ हो, सरकार की हालत खराब कर दी थी। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइंस आप लोग जरूर रेफर करें। विशाखा गाइडलाइंस है क्या? विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, जहां से सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से प्रिवेंट एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल का जो एक्ट है 2013, वहां पे हम लोगों ने इसको ऐड किया था। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल। ये छोटा सा आर्टिकल है, इसमें मैं बस आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये सलमान खान है, ये दूसरे वाले सलमान खान है, वो वाले सलमान खान नहीं है। ये जो आर्टिकल है आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2008 में इनको रिसेशन जो आया था लेमन ब्रदर्स वाला, उनको वहां से ले ऑफ कर दिया गया था उनके कंपनी से, वहां से इनको भगा दिया गया कंपनी से। उन्होंने आकर के ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, इतना पढ़ाया
कि उनके कंपनी में, उनके एकेडमी में अभी देयर आर 130 मिलियन लर्नर्स पूरे वर्ल्ड से, जिनको पैसा मिलता है फिलैंथ्रोपिस्ट लाइक गूगल, गेट्स फाउंडेशन, इलॉन मस्क, इन लोगों से। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें, ना तो ये अपने सल्लू भाई वाले सलमान खान है और ना हमारे खान सर वाले खान एकेडमी है। ये एक दूसरे ही इंसान है जिनके बारे में आप लोग अगर पढ़े तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा मेरे ख्याल से। बात करते हैं थोड़ा सा स्वयं और स्वयं प्रभा की। ये जो आर्टिकल था ये हिंदू में आया था कि एआई को कैसे हम लोग और डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन में। तो जो इंडिया का खुद का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, उसका जो खुद का स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स का जो स्वयं और स्वयं प्रभा जो प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करें तो 2017 में एक प्रोग्राम लाया गया था, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, जिसके अंडर में हम लोग हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स और स्किल्स को डेवलप करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव होगा इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना, कि सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी का हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए अफोर्डेबल कॉस्ट पे। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स या MOOCs दिया गया स्वयं के अंडर में, ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन, जो हम लोग सीनियर स्कूलिंग यानी कि क्लास 11 से लेकर के पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी कोर्सेज अवेलेबल होंगे इसमें। किसमें? स्वयं में। स्वयं प्रभा जो है ये 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स प्रोवाइड करता है। कहां पर? DTH यानी कि जो आप लोग डिश, जो डायरेक्ट टू होम अपना सर्विस है, डिश एंटेना वाला, उस पर प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट वाला जो खुद का है। ठीक है, उस पर क्या होता है, क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे वहां पर। और वहां ये GSAT 15 ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम 15 जो खुद का इंडिया का है, उसके अंडर में क्या करता है, ये यूज करता है उसको प्रोग्राम टेलीकास्ट करने में। ठीक है, तो स्वयं इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड स्वयं प्रभा इज द टेलीविजन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए आप लोग चीजों को रेफर कर सकते हैं रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जो पोषण अभियान है, क्या है पोषण अभियान? पोषण अभियान जो है ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम, जो कि इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसमें गवर्नमेंट इसको इंक्लूड करना चाहती है। इसमें क्या होता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका जो राशन कार्ड होता है या उनका जो बच्चा होता है, वो जब उनके साथ चला जाता है तो उसको अलग जगह में जाने के बाद, क्योंकि वो वहां का रेसिडेंट नहीं होता है, तो उसको पहले आंगनवाड़ी में नहीं लिया जाता था। लेकिन पोषण अभियान आने के बाद अभी वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम या वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर में कोई भी कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो पोषण अभियान में क्या देखा जा रहा है, जो हिंदू में ये आर्टिकल आया था उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो न्यूट्रिशनल आउटकम्स है चिल्ड्रन का, प्रेग्नेंट मदर्स का, लैक्टेटिंग मदर्स का, वो बहुत अच्छा जा रहा है। पोषण अभियान 2018 में निकला था। 10.6 करोड़ का एलोकेशन, 10.6 करोड़ बेनिफिशियरीज को इसमें टारगेटेड किया गया था। इसमें 47.6 लाख लैक्टेटिंग मदर्स होंगे, 7.48 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन होंगे और बाकी चिल्ड्रन होंगे। इन सब को इसमें से जो स्टिमुलस है वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि हम लोग मॉल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सके। आंगनवाड़ी है तो बेसिक एजुकेशन को भी किया जाएगा, रेगुलर हेल्थ चेकअप को भी इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ICDS है, पोषण अभियान है, रिलेट करिए चीजों को। चाइल्ड डेवलपमेंट हो, वुमेन डेवलपमेंट हो, मदर केयर हो, इन सब में आप इस चीजों को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुराग गोयल के बारे में। तो अनुराग गोयल को आसाम का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बना दिया गया है। हम लोग का काम का चीज यही है कि 324 से 329 तक हम लोग का इलेक्शन के प्रोविजंस, यानी कि पार्ट 15 में जो इलेक्शन के प्रोविजंस दिए गए हैं वो सब वहीं पे है। इसी के अंडर में जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, उनके जो ड्यूटीज होते हैं, उनका जो ड्यूटी क्या होता है कि इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, उसका रिवीजन करना, उसका मेंटेन करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि जो वोटर है वो निर्भय से जाकर के वोट दे सके। कम्युनिकेशन, स्टेट के वोटर और इलेक्शन डिपार्टमेंट, उनके बीच में कम्युनिकेशन को इंश्योर करना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का खुद का इन्फ्लुएंस, अपना इन्फ्लुएंस ना रहे। अभी आप लोग वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन देख रहे होंगे, नोट कीजिएगा वहां क्या हालत हो रहा है, न्यूज को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, सो ताकि आपको रेफर करने में मदद मिले। किसमें? एथिक्स के पेपर में, कि कैसे आप लोग इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, नाउ इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, जैसे जब आसाम में वोट होता है तो मेघालय बॉर्डर को सील कर दो, मणिपुर बॉर्डर को सील कर दो, अरुणाचल बॉर्डर को सील कर दो। इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड जनरली ये IS कैडर से लिए जाते हैं।
प्रेस रिलीजेस जो दिए जाते हैं और जो छुट्टी प्रोवाइड किया जाता है, कौन इशू करता है उसको? छुट्टी जो होता है उसको इशू करते हैं उस समय जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहते हैं, ताकि जो पोल ऑब्जर्वर्स हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर्स है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर्स है, जो क्या बोलते हैं उसको, पोलिंग स्टेशंस पे, काउंटिंग स्टेशंस पे जो स्टाफ जरूरत होते हैं, ताकि उसका कमी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी भी डिक्लेयर की जाती है। और तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को टाइमिंग वाइमिंग ये सब तो है ही। सीधा बात ध्यान रखिएगा, कौन से इलेक्शंस को कराता है? पंचायती राज इलेक्शंस को कराता है, और आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के केसेस में ये एडीसी इलेक्शंस को भी कंडक्ट कराता है। ठीक है, सीईओ का काम होता है। बचपन बचाओ आंदोलन, ये जो 2000 नोबेल प्राइज मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को इंडिया से, उनका एक इनिशिएटिव था। असम में इसके अंडर में एक एक्शन मंथ चलाया जा रहा है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, फ्रॉम जून 1 से जून 30 तक चलेगा ये, जिसमें अप्रोप्रिएट मेजर लिए जाएंगे चाइल्ड लेबरर को रिहेबिलिटेट करने में और उनको रेस्क्यू करने में। बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में अगर देखें तो 1980 में ये कैलाश सत्यार्थी जी ने स्टार्ट किया था एज एन एनजीओ, और ये बाल पंचायत ऑर्गेनाइज करता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि जो 12 जून है उसके बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज को किया है। ठीक है, चलिए यहां तक इतना ही। बात करेंगे क्वेश्चन की, तो जो चाइल्ड लेबर की जो बात है, क्योंकि 12 जून जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था। चाइल्ड लेबर डिप्राइव्स चिल्ड्रन फॉर देयर राइट टू गो टू स्कूल। अब इसके लिए आप चीजों को अगर करें तो जो अपना राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको रेफर कर सकते हैं, है ना। एंड जो इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, कि एक बच्चा जब काम में घुस जाता है तो उसके बाद उसने ना तो एजुकेशन लिया, ना तो उसको ठीक से हेल्थ, क्योंकि उसका उस समय काम करने का टाइम नहीं है, उसको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा वेस्टेज हो रहा है, इसी के कारण जो इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद ये ह्यूमन रिसोर्स हम ज्यादा से ज्यादा काम में यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसी को लिखते हुए आप लोग 250 वर्ड्स में एक आंसर मेरे को लिख करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सेशन को लास्ट तक देख रहा है मैं उसको बोलूंगा 7318690934 इस नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, या 7002216693। आपको मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग आंसर्स भेजेंगे तो आप लोग को 100% मैं इंश्योर करूंगा कि आपको एक परफेक्ट एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है क्या? मैंने बता दिया था पहले ही, ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन से कैसे अलग है। सबसे पहले तो उनका पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होने के लिए कैसे कैसे फेवरेबल कंडीशन है उसके बारे में बात कीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग जब बात करेंगे, जब अलग अलग नाम्स के साथ बात करेंगे, तो ये जो आंसर है बहुत ही रिच आंसर बनेगा, जिसपे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, मेंस का वातावरण चल रहा है, तो मैं ये छोटा सा बात आपको और एक बता देता हूँ कि जो चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, आप लोग इसको प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट सेक्सुअल हेरासमेंट वाला जो चीज़ है, और जो विशाखा गाइडलाइंस है, इसी के साथ साथ जो जनरली अभी जो चल रहा है रेसलर्स का मूवमेंट, या साथ ही साथ जो निर्भया वाला केस हुआ था, इन सभी इवेंट्स को बाय टाइम एंड स्पेस आलोचना अगर करें तो क्या होगा, ये एक बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा। सबसे पहले तो लेजिस्लेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अलग अलग घटनाओं के बारे में बात करते हुए टाइमली चीज़ों को समझाएंगे कि कैसे ये ना तो चेंज हुआ है ना कुछ हुआ है। ये क्वेश्चन पहले मेंस में आ चुका है, इसी के आसपास आप लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट के बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो मिलते जाएंगे। ठीक है, इस आंसर को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्शंस कौन से काउंसिल एक्ट पे हम लोगों ने देखा था? ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग आरोहन सिविल सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट से आप हमारा करंट अफेयर्स मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, और आज का सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज का सेशन का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी जानकारी या एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी के लिए आप 7002216693 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको इंफॉर्मेशंस मिलते रहें। नए नए इंफॉर्मेशन से ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
गुड नाइट।